STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to all-in-one channel STEM Solutions. Today we are going to gather knowledge on Introduction to Programming in C in this part 2. Please watch till the end for a better understanding. So start करते हैं C फंडामेंटल्स का पार्ट 2 जो कि इंट्रोडक्शन था। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाकर फर्स्ट पार्ट देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आज हम स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम्स पढ़ने वाले थे। तो यह है स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम। फर्स्ट होता है लिंक सेक्शन, सेकंड डेफिनेशन सेक्शन, थर्ड ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, देन मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। फिर वहाँ से अब डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेबल पार्ट, देन सब प्रोग्राम सेक्शन अगर नीड है तो, एंड फंक्शंस एंड सो ऑन। सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो बाद में एग्जीक्यूट होते हैं। मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होते हैं ये भी। तो पहले देखते हैं लिंक सेक्शन क्या होता है। The link section provides instructions to the compiler to link functions from the system library. जो लिंक सेक्शन है वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है लिंक करने के लिए सिस्टम लाइब्रेरी से, जैसे हेडर फाइल वगैरह हो गया, वो आगे देखेंगे। द डेफिनेशन सेक्शन डिफाइंस वेरियल सिंबॉलिक कांस्टेंट जैसे पाई वगैरह हो गए, ये डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइन होती हैं। ग्लोबल डेकोरेशन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ और global variables. Global variables are the variables that are used in more than one function. Global declaration भी बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए बता देता हूँ कि जो ग्लोबल डेक्लेरेशन होते हैं वो पहले हम डिफाइन कर देते हैं फंक्शन के स्टार्टिंग में, मेन फंक्शन के स्टार्ट में। जो भी हम ग्लोबल डेक्लेरेशन डिफाइन करेंगे पहले, वो पूरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा। उसकी पूरी वैल्यू, जो भी हम वैल्यू देंगे उस ग्लोबल डेक्लेरेशन को, वो पूरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा। और जब भी हम चाहें उसमें कोई चेंज करने के लिए, तो सिर्फ हम एक क्लिक से या फिर एक एडिटिंग से पूरे प्रोग्राम में चेंजेस ले आ सकते हैं। इसलिए ग्लोबल डेक्लेरेशन ये होता है। नेक्स्ट, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव ओनली एंड ओनली वन मेन फंक्शन सेक्शन। जो सी प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर सिर्फ एक मेन फंक्शन होना चाहिए। एक मेन फंक्शन से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं होना चाहिए। द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ दिस सेक्शन डिक्लेयर्स ऑल द वेरिएबल। इसके नीचे जब भी हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, टाइप करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ से सारी डिक्लेरेशन होगी। जो भी वेरिएबल्स हो गए जैसे, या फिर डेटा टाइप्स, वहाँ से डिक्लेयर होंगे और इसी पार्ट में एग्जीक्यूट होंगे। The subprogram section contains all the user-defined functions that are called in main function. As discussed earlier, जैसे कि मैंने बताया था कि जो सब प्रोग्राम होते हैं जो लास्ट में होते हैं वो मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होंगे, जो हम बाद में ऐड कर सकते हैं इन द एंड। फिर अब हम देखते हैं हाँ, और एक और बात, सभी सेक्शंस में एक्सेप्ट मेन फंक्शन, और सभी सेक्शंस एक्सेप्शनल है। मेन फंक्शन होना ही होना चाहिए, बाकी और फंक्शंस हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन सेक्शंस के बीच में हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी जैसे 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा और हमें उस प्रोग्राम को किसी और स्टूडेंट या किसी और बंदे को देना है, तो वो उस प्रोग्राम को कैसे रीड आउट करेगा, वो उसको ये कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये एडिशन का प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम के बीच में हम कमेंट्स डाल देंगे दैट दिस प्रोग्राम इज़ फॉर एडिशन या दिस कोडिंग इज़ फॉर एडिशन, ऐसे बीच में कमेंट्स डाल देंगे। वो आगे देखेंगे कि कमेंट्स हम डालते कैसे हैं प्रोग्राम के बीच में। फ़िलहाल के लिए द असाइनमेंट स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू द वेरिएबल। ये जो भी वेरिएबल होता है उसको वैल्यू देता है कि हाँ भाई क्या वैल्यू है। इसका सिंटेक्स एज शोन है, वेरिएबल नेम इक्वल टू साइन एक्सप्रेशन और सेमीकोलन लास्ट में होना ही होना चाहिए। एग्जांपल है काउंट इक्वल टू 1, जो काउंट की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 डिक्लेयर कर दी। सम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे ये दे दिया हमने। फ्लैग इक्वल टू कैरेक्टर सी जो सिंगल कोटेशन मार्क में है, और सेमीकोलन इसके बाद भी, सभी के पीछे सेमीकोलन आएगा। ये मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है। जो पहला स्टेटमेंट था
उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होता था, बट यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हम ले सकते हैं और उनकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों वेरिएबल हो गए इक्वल टू 0, जो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू असाइन अ वैल्यू टू ए वेरिएबल एट ए टाइम द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। ये भी पॉसिबल है कि हम वैल्यू जब उस वेरिएबल को वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं जब वो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। जैसे कि यहाँ पे डाटा टाइप, जो भी हमें डाटा टाइप में डाटा टाइप प्रोवाइड करना है उस वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे डाटा टाइप हो गया, वेरिएबल नेम हो गया और कांस्टेंट। यहाँ पे ये इंटीजर डाटा टाइप हो गया और हमें इंटीजर में कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, 10। हम यहाँ पे 10 दे रहे हैं, तो ये कौन सा डाटा टाइप हो गया, इंटीजर डाटा टाइप हो गया। सो यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा है, INT, शॉर्ट में INT लिखते हैं कोडिंग के समय, और इक्वल टू ए क्या है, वेरिएबल नेम है। सिमिलरली फ्लोट डाटा टाइप हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया, इक्वल टू हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 234.75। सिमिलरली 4, क्योंकि वाई कौन सा डाटा टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, दैट्स वाई यहाँ पे डाटा टाइप 4 लिखा है हमने। फ्लैग वेरिएबल नेम हो गया इक्वल टू वाई। जैसे कि हमने पहले देखा था कि हम कमेंट्स असाइन कर सकते हैं, कमेंट्स हम पुट अप कर सकते हैं बीच में, ताकि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। सो हम यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम के बीच में कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैश देंगे, फिर स्टार देंगे, फिर जो भी हमें कमेंट में लिखना है, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, फिर स्टार और बैक स्लैश देके वापस हम इसको बंद कर देंगे इस प्रोग्राम को। तो ये जो भी बीच में टेक्स्ट आएगा, ये कंपाइलर इसको रीड आउट नहीं करेगा, ना ये शो होगा। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये जो कमेंट सेक्शन है, ये कमेंट जो हमने लिखा है, ये शो नहीं करेगा जब एग्जीक्यूट होगा। ये सिर्फ रॉ कोडिंग में दिखेगा, जब वो बंदा प्रोग्राम देख रहा हो, वो कोडिंग देख रहा हो, उस टाइम दिखेगा। तो चलते हैं हम अपना पहला फर्स्ट सी प्रोग्राम देखते हैं कैसे करेंगे। ये जो सी प्रोग्राम की कोडिंग है, ये टर्बो सी कंपाइलर के लिए है, जो ID कंपाइलर होता है उसके लिए नहीं है। सिमिलर ही होता है दूसरे कंपाइलर्स में भी, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि इसमें इंक्लूड conio.h है, तो उसके अंदर नहीं होगा। जो दूसरे कंपाइलर्स होंगे वो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, वर्ड की भी ज़रूरत नहीं होती है। बट टर्बोसो के लिए देखते हैं क्या होता है, ये कैसे फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं हम। तो फर्स्ट है हैश इंक्लूड, ये ब्रैकेट studio.h, ये है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, ये होना ही होना चाहिए। फिर हेडर फाइल आता है इंक्लूड conio.h, ये लाइब्रेरी फंक्शन है फॉर इनपुट आउटपुट। हम इनपुट भी ले सकते हैं इसे, आउटपुट भी ले सकते हैं। आउटपुट लेने के लिए हम getch फंक्शन यूज़ करते हैं, और इस फंक्शन को यहाँ पे ऐड करने के लिए हम conio.h का हेडर फाइल लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे conio.h का हेडर फाइल नहीं लगाते, तो यहाँ पे getch लगाएंगे तो फिर एरर शो करेगा, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा फिर। और फिर यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, void main ब्रैकेट्स, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होता मेन फंक्शन में। फिर यहाँ से जहाँ से करली ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है। प्रिंट ऑफ इसलिए यूज़ करते हैं कि हम प्रिंट करवा सके जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं। प्रिंट ऑफ ब्रैकेट डबल कॉमास हेलो वर्ल्ड डबल कॉमास, फिर से ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन, देन getch एंड देन सेमीकोलन, और यहाँ पे हम क्लोजअप कर देंगे अपने प्रोग्राम को। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, बिल्ड होगा, ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये printf फंक्शन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, क्या होता है ये, इट गिव्स द आउटपुट इन प्रिंटेड फॉर्म, और ये इसका सिंटेक्स होता है। जैसे कि हमने, अब हम इसको प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। एक्चुअल में पहले सिंपल था, अब थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको देखते हैं। ये printf का प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड studio.h सेम, हैश इंक्लूड conio.h सेम, void main, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू डिफाइन करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप, और ये वेरिएबल नेम है इक्वल टू 7। यहाँ पे हमने अभी पीछे असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ी, उसका यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर वेरिएबल नेम असाइनिंग द वैल्यू 7, यहाँ पे प्रिंट ऑफ करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देन डबल कोमा, देयर आर %d डेज। यहाँ पे %d इसलिए यूज़ किया है कि हम, क्योंकि हमें यहाँ पे 7 प्रिंट करवाना है।
और 7 प्रिंट करवाना है, तो 7 कौन सा डाटा टाइप है? 7 है इंटीजर डाटा टाइप, और हम इंटीजर डाटा टाइप के लिए %d यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, %d यूज़ करते हैं इंटीजर डाटा टाइप के लिए। यहाँ पे अगर फ्लोट वैल्यू होती, मान लो कोई डेसिमल वैल्यू होती, तो यहाँ पे %f होता, और अगर यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती या कोई स्ट्रिंग होता, यहाँ पे %c यूज़ होता। यहाँ पे अगर 4 वैल्यू होता कोई, तो यहाँ पे %c होता, बट अभी के लिए यहाँ पे इंटीजर है, सो यहाँ पे %d लिखेंगे, डेज इन अ वीक। फिर /n इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम न्यू लाइन में जा सकें। ठीक है, फिर डबल कोमा ऊपर, ये बंद होगा प्रिंट वाला सेक्शन, फिर बीच में एक और कोमा डालना है, फिर n क्यों? क्योंकि हमें इसको बताना है कि कौन सी वैल्यू लेनी है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 7, तो यहाँ पे हम कोमा देके n लिखेंगे। अगर यहाँ पे गलती से भी n छूट गया तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो नहीं करेगा। एंड देन इसको क्लोज करके सेमीकोलन, देन गेट ch, और फिर प्रोग्राम रन करना है। रन करने के बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। जैसे कि हमने पीछे देखा कि यहाँ पे हमने %d लगाया था, देयर आर %d डेज इन अ वीक। यहाँ पे %d की जगह यहाँ पे 7 प्रिंट हो चुका है अपने आप। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं scanf फंक्शन पे। इट इज़ यूज टू रीड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स थ्रू द कीबोर्ड। ये इनपुट लेता है कीबोर्ड से। जब भी मान लो हम ATM में जाते हैं, अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं और उसके बाद क्या पिन मांगता है, तो पिन कैसे हम इनपुट करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं ना उसको इनपुट। तो किसी भी इनपुट लेने के लिए scanf फंक्शन यूज़ होता है, और उसका ये सिंटेक्स ये है, scanf कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा एंड वेरिएबल 1 कॉमा एंड वेरिएबल 2, अगर एक से ज़्यादा नंबर हैं तो, या फिर एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं तो। और ये वेरिएबल के आगे जो एंड है या फिर एम्परसेंड का सिंबल है नेम के आगे, वेरिएबल नेम के आगे, ये स्पेसिफाई करता है वेरिएबल का एड्रेस। ये एंड इसलिए लगाते हैं कि वेरिएबल का एड्रेस असाइन हो जाए। अगर हम यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे तो एरर शो करेगा, अपना प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल scanf फंक्शन का। सेम वही हैशटैग इंक्लूड studio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया। यहाँ पे डाटा टाइप और यहाँ पे वेरिएबल नेम, हमने यहाँ पे int n लिखा और इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, क्योंकि हम इसको वैल्यू कैसे देंगे? बाय कीबोर्ड। और बाय कीबोर्ड देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रीड आउट करने के लिए scanf फंक्शन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। और फिर printf क्या करवाएंगे? प्रिंट क्या करवाएंगे पहले स्क्रीन पे? जब हम ATM में जाते हैं तो सबसे पहले प्रिंट आउट क्या देता है कि हाँ भाई एंटर योर पिन। तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एंटर एन इंटीजर नंबर, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू लेनी है, और /n न्यू लाइन के लिए। नहीं तो सारा printf और नीचे वाला जो हम ये वाला स्टेटमेंट ले रहे हैं जो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर भसड़ हो जाएगी। और सेकेंड हम क्या करेंगे? प्रिंट करवाने के बाद हम क्लाइंट से scanf मतलब इनपुट मांगेंगे, अपना पिन डालो। तो यहाँ पे हम इंटीजर लेंगे क्लाइंट से, तो हम डालेंगे scanf डबल कोमा %d, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं इसलिए %d कोमा एंड n। जैसे कि हमने पिछले अभी देखा था कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को एंड सेव करता है, मेमोरी में सेव करता है एड्रेस को। ओके, एड्रेस सेव करता है किसी भी वेरिएबल का। तो ये अगर हम यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे तो एन को इसका एड्रेस नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे। फिर हम यहाँ से हमने इनपुट ले लिया, देन हम आउटपुट वापस से प्रोवाइड करेंगे। printf एंटर्ड नंबर इज़ %d डबल कोमा, फिर नीचे कोमा, फिर n जो वैल्यू प्रिंट होगी, जो हमने वैल्यू यहाँ पे डाली है, इनपुट किया, देन सेमीकोलन, देन गेट ch आउटपुट के लिए, एंड देन क्लोज द फंक्शन। फिर ये प्रिंट आउट हो जाएगा एग्जीक्यूट होने के बाद, एंटर एन इंटीजर नंबर। उसके बाद हम जैसे 21 ऐड करेंगे कीबोर्ड से और एंटर मारेंगे तो हमारे पास एंटर्ड नंबर इज़ 21 प्रिंट आउट हो जाएगा। आते हैं डिफाइनिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट पे। जैसे कि हमने पहले देखा था कि फंक्शन बार बार एक ही चीज़ लिखने के बजाय हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं, एक वैल्यू ग्लोबल डिक्लेरेशन दे देते हैं मेन फंक्शन से पहले कि वो पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू एग्जीक्यूट हो। सो उसका सिंटेक्स ये होता है हैश डिफाइन सिंबॉलिक नेम कांस्टेंट वैल्यू।
एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हैश और डिफाइन है इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्पेस हो गया, बट यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, दोनों इकट्ठे होने चाहिए, नहीं तो एरर शो होगा और वो फंक्शन आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो जो भी प्रोग्राम होगा। सो एग्जांपल देखते हैं। हैश डिफाइन पाई की वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं 3143। सिमिलरली हैश डिफाइन काउंट 10। सिमिलरली हैश डिफाइन एज 21। हैश डिफाइन स्टेटमेंट इज नोन एज प्री प्रोसेसर। और इसके कुछ एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट कैन बी चेंज इन द प्रोग्राम बाय मेकिंग ओनली वन मॉडिफिकेशन एज डिस्कस्ड अर्लियर। कि जब भी हम यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन कोड में करना होगा तो हम पहले ही एक ही करेक्शन में पूरे प्रोग्राम को करेक्ट कर सकते हैं। हम बार बार जहाँ जहाँ गलतियाँ होगी वहाँ पे जाके वापस से डिलीट करके वापस से मैनुअली ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक वैल्यू डिलीट करो, वहाँ पे करेक्ट वैल्यू डालो और पूरे प्रोग्राम में अपने आप मॉडिफिकेशन हो जाएगा। सेकेंड एडवांटेज है द चांस ऑफ एरर बाय टाइपिंग इन अ रॉन्ग वैल्यूज रिड्यूस। जैसे हम टाइपिंग करेंगे एक ही वैल्यू बार बार तो हो सकता है कई बार गलती से कुछ और भी टाइप हो जाए, ऐसे काफ़ी एरर हो सकती है एक ही चीज़ बार बार टाइप करने में। तो इसको अगर हम ग्लोबल डिक्लेरेशन को यूज़ करते हैं तो सिर्फ एक ही बार इसको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है शुरू में, तो ये एरर रिड्यूस हो जाता है। देयर इज़ नो नीड टू रिपीट द वैल्यू ऑफ सेम कॉन्स्टेंट इन एवरी एक्सप्रेशन। आप समझ ही गए होंगे, इससे मेमोरी भी कम यूज़ होती है, स्पेस भी बचता है, मेमोरी का स्पेस भी बचता है। द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। जो भी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कम कोडिंग होगी, कम लाइन्स लेस लाइन्स ऑफ कोड्स होंगी, तो ऑब्वियसली रीडेबिलिटी वो हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और साफ़ सुथरा कोड दिखेगा, कोई एक्यूमुलेटेड सा कोड नहीं दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से इन कमेंट सेक्शन और आस्क कर सकते हो और DM टू माई इंस्टाग्राम हैंडल गिवन बिलो। Next video coming soon. Please subscribe and share with your friends and family. Thank you.